हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट, जिसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, एसी जनरेटर और डायनेमो, और तीसरा पॉइंट डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सिग्नल। डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सिग्नल में हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं RMS वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यावर्ती संकेत का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती संकेत का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको शॉर्ट में वोल्टेज हो तो हम लिखते हैं VRMS, करंट हो तो हम लिखते हैं IRMS। स्टूडेंट्स, पहले इसके नाम से समझें कि RMS वैल्यू का मतलब क्या है। तो इसके 3 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट, किसी की भी RMS वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले इंग्लिश में देखते हो तो आपको उल्टा चलना है, हिंदी में देखते हो तो सीधा चलना है। पहले आपको स्क्वायर करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्क्वायरिंग करनी है। सेकंड स्टेप क्या है? मीन निकालना है उसका, जो स्क्वायर किया उसका मीन निकालना। मीन बोलो या उसका एवरेज बोलो, एक ही बात है। जिसका स्क्वायर किया उसका मीन निकालना, औसत निकालना। पहला स्टेप है वर्क करो, दूसरा स्टेप है औसत निकालो। और एवरेज निकालने की स्टाइल क्या है? जिसका आपने स्क्वायर किया है उसका करो इंटीग्रेशन, समाकलन, और डिवाइड बाय इंटरवल। और तीसरा स्टेप है वर्ग हो गया, माध्य हो गया, स्क्वायर हो गया, मीन हो गया। अब तीसरा स्टेप है ये जो मीन वैल्यू आई है, स्क्वायर किया, मीन किया, उसका कर दो रूट। रूट मतलब वर्गमूल कर दो। तो आप कोई भी एसी सिग्नल जो आपको दे रखा है, आप उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। ये 3 स्टेप है। एक चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, आपको एसी सर्किट में क्या ध्यान रखना है? एसी सर्किट में कोई भी गिवन वैल्यू, या मैं ऐसे बोल दूं, गिवन वैल्यू मतलब दिया गया मान, दिया गया मान, या ऐसे बोल दूं बेनाम मान। आपको मैं मतलब समझा रहा हूं इसका। या मैं ऐसे बोल दूं एंड एसी डिवाइस की रीडिंग, एसी सर्किट में कोई भी गिवन वैल्यू, बेनाम मान या एसी डिवाइस की रीडिंग आरएमएस माननी है। कब? जब कुछ भी ना कहे तो। इफ नथिंग इज गिवन, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ऐसे बोल दिया 220 वोल्ट, तो आप लोग सोचोगे 220 वोल्ट क्या है? पीक वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इफ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ वैल्यू लिखी 220 वोल्ट, आपको उसको आरएमएस माननी है।
बेनाम मान, आपको बता ही नहीं कि वो एवरेज वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या है, नाम बता ही नहीं उसका नाम क्या है, तब भी आपको आरएमएस ही माननी है। और एसी डिवाइस होती है, हम आगे पढ़ेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर, उसमें भी सिर्फ ये लिख दिया कि एसी अमीटर की रीडिंग 10 एम्पियर है, तो आपको 10 एम्पियर को आरएमएस करंट माननी है। राइट स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं कि कैसे हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं एसी सिग्नल की। तो उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन अल्टरनेटिंग करंट। राइट, मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। मान लो आपको करंट की इक्वेशन दे रखी है I नॉट साइन थीटा, और मैंने आपको सिखाया है कि आप थीटा की जगह अल्टरनेटिंग सर्किट में ओमेगा टी लिख सकते हो। ये हमारा लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था, थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। और अब आपको इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सीखे कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीका सिखाता हूं, फिर अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। राइट, तो आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आईआरएमएस निकालना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, पहला क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। ये आपने स्क्वायर किया, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपने स्क्वायर कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि इसका मीन करो। मीन करने की क्या स्टाइल बताई मैंने आपको, इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कुछ ना कहे तो एक साइकिल के लिए करते हैं 0 से t, और जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये t का फंक्शन है तो यहां dt आएगा और नीचे आ जाएगा t माइनस 0। इसकी पावर क्या आ जाएगी, रूट करना ना, तो ये इसकी पावर आ जाएगी 1/2। अब स्टूडेंट्स जो इसमें कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो। जैसे आई नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। t कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मैथ्स के अकॉर्डिंग सिंस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैथ्स के अकॉर्डिंग cos 2 थीटा, तो यहां से आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो मैं यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt इसकी जगह मैं लिख देता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 एज इट इज, और dt आपका ऐसे कैसे बचा हुआ है, ये देखो dt, और इसकी होल पावर कितनी है 1/2। स्टूडेंट्स मैं आपको प्रोसेस से सिखा रहा हूं इसलिए। राइट, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन तो है ही है, तो यहां पे ये इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो करते हैं इंटीग्रेशन। देखो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ऐसे कैसे, और ये क्या बन गया, ब्रैकेट में क्या बन गया, देखो ये बन गया dt को मल्टीप्लाई करो, इस 2 को भी अपन कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, ये 2 बाहर ले लिया, तो इधर क्या बन गया, ये बन गया dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt। कहां से कहां तक लिमिट है, लिमिट अपने इंटीग्रेशन की लिमिट क्या से कहां लगाई, 0 से लगाकर t तक, तो ये 0 से t तक इंटीग्रेशन हो गया। फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा 0 से t तक, और इस पूरे का होल पावर कितना आएगा 1/2। मैं प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन कर रहा हूं,
तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। अब आगे सुनिए, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। आगे चलते हैं, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा, और जो भी ये होता है t का जो भी मल्टीपल होता है वो डिवाइड में आ जाता है। ये इंटीग्रेशन कर दिया और इसकी अपन लिमिट लगाएंगे 0 से t तक, और ये पूरा होल पावर 1/2 तो चल ही रहा है। सॉल्व कीजिए तो ये आएगा आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, ये ब्रैकेट के अंदर t, और इसका आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा, तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिमिट लगाइए, लगाओ लिमिट। लिमिट क्या लगेगी, साइन 2 ओमेगा t, तो अपन इसको लिखेंगे साइन 2 ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई t, और स्मॉल t की जगह एक बार लिखेंगे t से t कट गया और एक बार आ जाएगा साइन 0, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट और पावर में 1/2। अब ध्यान से सुने, ये t कैंसिल हो गया तो ये बन गया 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो बचा सिर्फ t। तो फाइनली क्या बचा अपना, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, एक बच गया ये t, और होल पावर कितना आ गया 1/2, t से t कैंसिल। अब अपन इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई √2। ये स्टूडेंट्स मैंने प्रोसेस से बताया कि I इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा या आई नॉट साइन ओमेगा टी का पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो। तो मैंने प्रॉपर इंटीग्रेशन करके और आपको प्रूव करके दिया, तो आई नॉट बाई √2 आया। स्टूडेंट्स यहां एक चीज ध्यान से सीखें, तो आपका जो रिजल्ट आया है IRMS इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2, और कभी आपको जरूरत पड़ जाए आई नॉट निकालना है तो √2 इंटू IRMS हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा कॉमन फॉर्मूला है बायो वाले बच्चों के लिए। आपको पीक वैल्यू दे दी, RMS पूछे तो पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, और आपको पीक वैल्यू पूछे तो RMS को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टूडेंट्स हम AC करंट की RMS वैल्यू निकालना सीख रहे थे, उसमें से मैंने ये पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन। सपोज आपको करंट की इक्वेशन ऐसी दी, आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और पूछा कि इसकी RMS वैल्यू निकालो। तो अब तुम लोग क्या करो, तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि जो भी पीक वैल्यू आ जाए उसको √2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और या फिर यही तरीका है, अब देखो इस चीज को अपन यूं लिख सकते हैं, एक मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो मैं इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 ओमेगा टी। अब सिंपल वही स्क्वायरिंग करो, मीन करो, रूट करो, प्रॉपर इंटीग्रेशन करो। पर अब आपको एक ट्रिक समझ में आ गई कि जो भी पीक वैल्यू होती है उसको √2 से डिवाइड कर दो, IRMS आ जाएगा। तो इसका IRMS क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू कितनी आई इसकी, आई नॉट बाई 2, और डिवाइड बाई क्या कर दो √2, तो ये आ जाएगा आई नॉट अपॉन 2 √2।
जब भी ऐसी करंट दे रखी है तो उसका आरएमएस वैल्यू होगा I0 अपॉन 2√2। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, I इक्वल्स टू 40 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसके जैसा ही मैंने क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल के लिए। तो आपको यहां पे IRMS निकालना है। तो IRMS कैसे निकालोगे? इसकी जो भी पीक वैल्यू है तो आप इसको लिखोगे 20 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो फिर लिखोगे 20 साइन 2 ओमेगा टी, तो पीक वैल्यू हो गई 20, तो 20 अपॉन √2। या डायरेक्ट ट्रिक से करना चाहते हो, डायरेक्ट ट्रिक से कर दो तो भी आ जाएगा 40 अपॉन 2√2। बात वो की हो, देखो 40 यहां रखा, 2√2 डिवाइड किया, ये आ गया आंसर। तीसरे टाइप की जो आरएमएस करंट पे अपन क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं, I इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। वही स्टूडेंट्स, इसका भी वही तरीका है कि पहले आप इसकी स्क्वायरिंग करो, फिर इसका मीन करो, फिर इसका रूट करो। मैंने लास्ट वीडियो में जब भी ऐसी करंट दे रखी है तो उसकी पीक वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। क्या आई थी पीक वैल्यू इसकी? इसकी पीक वैल्यू आई थी सॉल्व करके रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और उसको पीक वैल्यू को किससे डिवाइड कर दो? √2 से। तो ये क्या बन गई इसकी? IRMS। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दिस इज RMS वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने AC सिग्नल की RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया। जब भी आपको पीक वैल्यू दे और RMS वैल्यू पूछे, √2 से डिवाइड कर दो, और जब भी आपको RMS वैल्यू दे और पीक वैल्यू पूछे तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच वन इज मोर डेंजरस आउट ऑफ 220 वोल्ट DC और 220 वोल्ट AC? स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात समझे, मैंने 220 वोल्ट की DC बोली है, तो DC में पीक वैल्यू बोलो, एवरेज वैल्यू बोलो और RMS वैल्यू बोलो, सब एक ही बात है, क्योंकि DC कांस्टेंट होती है। मैंने आपको बोला था एक कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो, एवरेज स्पीड बोलो, सब कुछ एक ही बात है। तो DC के अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, DC के अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, सब मतलब एक ही होता है। मैं पूछूं 220 वोल्ट की DC है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओ, आपको 220 ही बोलनी। मैं पूछूं इसकी एवरेज वैल्यू बताओ, आपको 220 बोलनी। पीक वैल्यू बताओ, आपको यही बोलनी। RMS वैल्यू बताओ, आपको यही बोलनी है। पर 220 वोल्ट की AC जो आपको दे रखी है, तो मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि जब वो कुछ नहीं बोले तो आपको इसको VRMS मानना है। 220 वोल्ट VRMS वैल्यू माननी है। तो इसकी जब तुम पीक वैल्यू निकालोगे तो पीक वैल्यू कितनी आएगी? √2 इंटू 220, मतलब 311 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि 220 वोल्ट की AC से जो झटका लगेगा, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, वो 311 वोल्ट का लगेगा। लगता है हमको दिया 220 वोल्ट है, पर हकीकत में उसमें जो पीक वैल्यू जो होगी वो 311 वोल्ट होगी, और जो 220 वोल्ट की DC है उसमें पीक वैल्यू भी 220 ही होगी। तो रीजन क्या है, आंसर क्या है, कौन ज्यादा डेंजरस है? आंसर है 220 वोल्ट की AC। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी पीक वैल्यू DC से ज्यादा होती है। DC की पीक वैल्यू जो गिवन है वही होगी, पर इसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट होगी। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये स्टूडेंट्स
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको क्वेश्चन नहीं कहता हूं, ये अल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको समझना पड़ेगा कि हमने किसको आरएमएस करंट बोला है। तो सुनिए क्वेश्चन क्या है कि सपोज डीसी करंट है जिसकी वैल्यू है आई, एसी करंट है जिसकी वैल्यू है आईआरएमएस। अब दिमाग में फिक्स कर दो, एसी में कुछ भी नहीं बोला है तो आपको आरएमएस ही बोलना है, और कुछ बोल दिया है तो पीक बोले तो पीक मानना है, एवरेज बोले तो एवरेज मानना है। बोला है कि यदि डीसी की और एसी की वैल्यू दोनों सेम है, देन प्रूव दैट एवरेज रेट ऑफ प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग पर साइकिल इन सेम रेजिस्टेंस विल बी सेम। क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि जिस वैल्यू की डीसी है उसी वैल्यू की मैं एसी लूं तो समान प्रतिरोध में प्रति चक्र जो ऊष्मा उत्पन्न होने की जो दर होगी वो सेम होगी। मतलब मैं एक रेजिस्टेंस लूं 10 ओम का और उसमें मैं डीसी और एसी की सेम करंट 4 एम्पियर की डीसी और 4 एम्पियर की एसी पास करूं तो दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होने की जो रेट है वो सेम होगी। चेक करते हैं प्रूव होता है कि नहीं होता, करके देखते हैं इसको। तो मैं पहले बात करता हूं डीसी के लिए। तो डीसी के लिए तो सिंपल है, पहले तो ये समझो एवरेज रेट ऑफ प्रोड्यूस हीट का मतलब होता है पावर। ये एक तरह से पावर बोला है। तो पहले अपन डीसी के लिए बात करते हैं, फॉर डीसी। तो डीसी से कितनी पावर बनेगी? पी डीसी। डीसी से कितनी पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो डीसी की वैल्यू कितनी दी है? आई स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं फॉर एसी। अब एक चीज और देखो, डीसी में आपको इंस्टेंटेनियस पावर पूछे तब भी यही है, एवरेज पूछे तो भी यही है, पीक पूछे तब भी यही है, क्योंकि डीसी में करंट भी कांस्टेंट और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता ही है। पर हम एसी के लिए क्या पूछा? एवरेज। तो एवरेज निकालने का तरीका मैंने आपको बताई है, पहले आई रखो। एसी में कुछ नहीं कहा तो अपन कौन सी करंट मानते हैं? आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। ये तो आई है इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोड्यूस हीट। अब ये इंस्टेंटेनियस है, इसको एवरेज बनाना। तो एवरेज बनाने का क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको? इसका करो इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? कुछ नहीं कहा तो 0 से t तक, राइट। और नीचे आएगा इंटरवल कितना? t-0। ये क्या आया आपका? एसी से जो एवरेज रेट ऑफ प्रोड्यूस हीट है उसकी वैल्यू। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एसी से कितना आया? आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट फ्रॉम 0 to t डिवाइड बाई t-0। और स्टूडेंट्स ये हम सीख चुके हैं, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। तो ये एसी से जो एवरेज पावर लॉस होगा वो कितना होगा? आई नॉट का स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि उसने बोला है एवरेज रेट ऑफ प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग पर साइकिल। पर साइकिल का मतलब एक साइकिल कहां से कहां तक होता है? 0 से t तक। इन सेम रेजिस्टेंस विल बी सेम। अपन ने रेजिस्टेंस भी सेम लिया, वो कह रहा है सेम होगी। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करके देखो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को इक्वल कर दो। इक्वेशन 1 का रिजल्ट कहां है? ये रहा, आई स्क्वायर आर। और ये रहा, आई नॉट का स्क्वायर r बाई 2, आर कैंसिल। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये i आ जाएगा आपका आई नॉट बाई √2। और मैंने अभी सिखाया था आपको कि पीक वैल्यू अपॉन √2 वो होता है IRMS। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अब उल्टा चलते हैं वापिस। I बराबर IRMS है, I बराबर IRMS है, ये देखो लिखा हुआ I बराबर IRMS है। तो दोनों में जो एवरेज रेट ऑफ प्रोड्यूस हीट है वो सेम होगी।
स्टूडेंट्स, हम जो सीखते हैं ना कि आरएमएस करंट में पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो, ये तो आरएमएस करंट की वैल्यू निकालने का तरीका है। पर प्रैक्टिकली हम लोग आरएमएस करंट को ऐसे डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं आरएमएस करंट को? कि सेम रेजिस्टेंस में कितनी एसी फ्लो करें कि उतनी हीट प्रोड्यूस हो जितनी डीसी से हो। जितनी डीसी से हीट प्रोड्यूस हो रही है उस रेजिस्टेंस में, तो एसी में कितनी फ्लो करूं कि उतनी हीट प्रोड्यूस हो, तो उस एसी को मैं बोलूंगा वो एसी की आरएमएस वैल्यू है। राइट? ये आरएमएस वैल्यू की प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। इसको आप सीखें, बहुत काम की चीज है ये। अब इससे स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि मान लो एसी और डीसी दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे 220 वोल्ट की डीसी है और 220 वोल्ट की एसी है। अब आप कहोगे सर एसी कौन सी? तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, कुछ ना कहे तो आरएमएस मानना है। तो आप यूं समझो 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू की एसी है और 220 वोल्ट की डीसी है। सेम रेजिस्टेंस से मैं कनेक्ट कर दूं तो दोनों में प्रोड्यूस हीट सेम होगी। इससे क्या सीखा? कि सेम वोल्टेज का एसी और डीसी हो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड कोई भी डिवाइस हो वो इक्वल हीट देगा, और इक्वल हीट देगा तो वो इक्वल ग्लो करेगा, इक्वल चमक देगा। कब एसी और डीसी से हमको इक्वल हीट कब मिलती है? जब सेम हो। सप्लाई वोल्टेज डीसी का भी 220, एसी का भी 220। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाई कि आरएमएस वैल्यू की प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या होती है। कोई आपसे पूछे कि हम कितनी डीसी लें कि सेम रेजिस्टेंस में सेम हीट प्रोड्यूस हो, तो बोल देना आरएमएस वैल्यू के इक्वल। या कितनी एसी लें, डीसी 4 एम्पियर है तो एसी की कितनी वैल्यू लें, बोल देना 4 एम्पियर। पर वो 4 एम्पियर वैल्यू कौन सी है? आरएमएस वैल्यू वाली। जैसे ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन है ये कि 220 वोल्ट की डीसी है, 220 वोल्ट की एसी है और ये बल्ब है 60 वॉट का। तो बताओ ज्यादा ग्लो किसके साथ करेगा? तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि 220 वोल्ट की डीसी, 220 वोल्ट की एसी, मतलब एसी और डीसी दोनों की वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, 60-60 वोल्ट के बल्ब एक जैसे हैं, तो इनके अंदर प्रोड्यूस हीट क्या होगी? सेम। प्रोड्यूस हीट सेम होगी तो दोनों ग्लो क्या करेंगे? सेम। तो इक्वल विथ बोथ। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है पर ये सेम हीट देगा। आइए स्टूडेंट्स और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है I इक्वल्स टू आई नॉट टी बाई टो। तो आपको पूछा है आरएमएस करंट निकालो t बराबर 0 से t बराबर टो तक। तो वही तरीका है, पहले करो इसका स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा? आई नॉट का स्क्वायर टी स्क्वायर टो स्क्वायर, ये तो हो गया स्क्वायर। फिर ये क्या आ जाएगा? dt। इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? 0 से लगाकर टो तक। नीचे भी क्या आ जाएगा? टो माइनस 0। फिर तीसरा स्टेप क्या है? इसका कर दो रूट। स्टूडेंट समझे बात को? पहला स्टेप स्क्वायर कर दो, ये जो भी दिया हुआ था इसका मैंने ये स्क्वायर कर दिया। फिर इंटीग्रेशन कर दो मीन निकालने के लिए। अब इसको सॉल्व कर दो, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। आई नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है, ये टो स्क्वायर और ये टो, तो ये हो जाएगा टो क्यूब। टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 से टो, और होल पावर कितना? 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 0 से टो तक। तो ये बन जाएगा टो क्यूब, टो क्यूब, टो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और उसकी पावर 1/2। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई √3। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो आइए स्टूडेंट्स हम आरएमएस सिग्नल पे और अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो जेई में, जेई एडवांस में आपको पूछ सकते हैं।
जैसे ये आपको स्क्वायर वेव एसी सिग्नल दे रखा है, उसका एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल। अब इसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? मैंने सिखाया था एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे? करंट का। करंट कितनी है? करंट तो कांस्टेंट है आई नॉट। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में, dt। लिमिट फ्रॉम 0 से t तक कुछ नहीं कहा तो एक साइकिल लेते हैं हम लोग, और डिवाइड बाई t माइनस 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आई नॉट तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, तो ऊपर भी आ जाएगा t और नीचे भी आ जाएगा t। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आई नॉट। मतलब ये हुआ कि स्क्वायर वेव सिग्नल दे रखा है तो उसकी एवरेज वैल्यू वही होगी जो उसकी पीक वैल्यू। जैसे पीक वैल्यू 2 एम्पियर है तो एवरेज वैल्यू भी 2 एम्पियर होगी। अब निकालते हैं आरएमएस। आरएमएस कैसे निकालते हैं? आप इसका कीजिए पहले स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर, पहले स्क्वायर, फिर मीन कीजिए। मीन करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कीजिए। कहां से कहां तक? 0 से t तक। इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में, और नीचे आ जाएगा t माइनस 0। तो स्क्वायर किया, फिर मीन किया, फिर होल पावर कितना? 1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो dt का इंटीग्रेशन t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आई नॉट का स्क्वायर। उसका रूट करोगे तो वापस आ जाएगा आई नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर वेव जो सिग्नल होता है उसकी आरएमएस वैल्यू, स्क्वायर वेव सिग्नल की एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों, ये तीनों इक्वल होती है। जो स्क्वायर वेव एसी होती है उसकी आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू इक्वल होती है, जबकि साइनोसॉइडल में ऐसा नहीं था। साइनोसॉइडल में पीक वैल्यू आई नॉट थी तो आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 थी। राइट? आइए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपको करंट दी हुई है, इफ ए डायरेक्ट करंट ऑफ वैल्यू ए, ये देखो डायरेक्ट करंट वो होती है जो टाइम के साथ कांस्टेंट होती है, सुपर इम्पोज्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट दी हुई है b sin ओमेगा t। b उसकी पीक वैल्यू है, ये देखिए पीक वैल्यू है, b पीक वैल्यू दी हुई है। फ्लोइंग थ्रू ए वायर, व्हाट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट। अब इफेक्टिव वैल्यू पूछी है आपको, इसका मतलब इफेक्टिव वैल्यू मतलब आपको IRMS पूछा है आपको, तो कैसे करोगे इसका? देखिए पहले करंट क्या बनी, करंट की इक्वेशन बनाओ सुपर इम्पोज करने के बाद। एक करंट है आपके पास में A और दूसरी करंट है B sin ओमेगा t। अब मैंने आपको सिखाया था कि पहले करो इसका स्क्वायर, इस पूरी टर्म्स का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2ab साइन ओमेगा t, ये हो गया स्क्वायर। अब करो इसका इंटीग्रेशन 0 से t तक, इसको करो dt डिवाइड बाई ये आ जाएगा t माइनस 0, और फिर इस पूरे का कर दो रूट, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? देखिए a स्क्वायर dt से मल्टीप्लाई करोगे तो t आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। यहां dt से मल्टीप्लाई करोगे, ये मैं यहां लिख देता हूं ये dt, तो dt का जो आएगा वो आ जाएगा t से t कैंसिल हो गया, प्लस b स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा t की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और साइन ओमेगा t की एवरेज वैल्यू होती है 0। इसको आप सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 और उसकी पावर 1/2। ये आ गई आरएमएस करंट। ये जो हमने निकाली है सॉल्व करके, ये इस करंट की आरएमएस वैल्यू। कभी भी आपको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट पूछे, इसका मतलब आपको आरएमएस करंट पूछिए। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगुलर वेव दी हुई है देखिए, जिसकी पीक वैल्यू V0 है,
प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट है, और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पूछी है। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस, जेई मेंस में पूछते हैं, तो ये भी आप लोग सीखे कि इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पहले आप एक काम कीजिए, इस करंट की आप इक्वेशन बनाइए। ये वोल्टेज दे रखा है तो वोल्टेज की इक्वेशन बनाइए। क्या इक्वेशन बनेगी वोल्टेज की, और फिर आप लोग एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकाल दीजिए। तो वोल्टेज की क्या इक्वेशन बनेगी, यहां पे देखिए, ये जो इक्वेशन है ये बन रही है y इक्वल्स टू mx माइनस सी, जैसी स्ट्रेट लाइन है एक साइकिल का, यहां तक अपन देख रहे हैं। तो y इक्वल्स टू mx माइनस सी है यहाँ पे। अब y को किससे रिप्लेस कर दूं, v से। m होता है स्लोप, तो इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप होता है dy बाई dx, तो ये हो गया 2v नॉट। भाई आप इसको tan थीटा मान लो, तो ये हो जाएगा 2v नॉट और डिवाइड बाई टाइम कितना है t, तो ये आ जाएगा आपका थीटा। आप चाहो थीटा यहां से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। m होता है tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ tan थीटा निकाल दो, चाहे यहां से थीटा निकाल दो, चाहे यहां से निकाल दो, तो जो थीटा आएगा वो आपका कितना आ रहा है 2v नॉट अपॉन t, और x का रोल प्ले कर रहा है t, और c की जगह आ जाएगा इंटरसेप्ट कितना है माइनस वी नॉट। अब सिंपल, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब आपको एवरेज और वीआरएमएस निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका कर दो इंटीग्रेशन, 2v नॉट अपॉन टी इंटू टी माइनस वी नॉट इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर लो 0 से t तक, नीचे आ जाएगा t माइनस 0। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका कर दो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। इसका आप इंटीग्रेशन करके और सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0, और ये 0 आना ही था, क्योंकि जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में। जब भी पॉजिटिव एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया, तो जितना पॉजिटिव में एरिया उतना ही नेगेटिव में एरिया है, तो एवरेज वैल्यू तो 0 आनी है। और इसका तुम आरएमएस निकालोगे तो वही इसका आपको स्क्वायर करना है, फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको इसका रूट करना है। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा v नॉट बाई रूट 3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन आरएमएस करंट पर आते हैं, आरएमएस सिग्नल पे आते हैं, जो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब आपको मैंने आरएमएस मैथमेटिकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से कैसे मेजर करते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एसी सर्किट में कैसे करंट मेजर करते हैं, कैसे वोल्टेज मेजर करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं डीसी मीटर के बारे में। डीसी मीटर, डीसी मीटर, डीसी मीटर दो तरह के होते हैं। करंट मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अमीटर, अमीटर जिसका पूरा नाम है मूविंग कॉइल अमीटर। मूविंग कॉइल अमीटर, या इसको डीसी अमीटर भी बोल सकते हो आप। अमीटर बोलूं, डीसी अमीटर बोलूं, या मूविंग कॉइल अमीटर बोलूं, जो आप लोग जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, ये करंट मेजर करता है। अब एक चीज आप और ध्यान रखें, डीसी में इंस्टेंटेनियस, पीक, एवरेज, आरएमएस कुछ भी नहीं होता है। डीसी में एक ही करंट होती है, चाहे उसको इंस्टेंटेनियस बोलो, चाहे एवरेज बोलो, चाहे पीक बोलो, आरएमएस बोलो, सब एक ही होता है। इसी तरह डीसी में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करना है, वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, विभवांतर नापना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीसी वोल्ट मीटर। डीसी वोल्ट मीटर जिसका पूरा नाम है मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर
ये दोनों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि इसमें क्या होता है कि दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल घूमती है तो उस पर टॉर्क लगता है। कौन सा टॉर्क लगता है? बीना, जिससे उसके वायर में टॉर्शन आता है C, और फाई है उसमें आने वाला डिफ्लेक्शन। तो यहां से आप देखेंगे तो फाई क्या आ रहा है? तो जो डीसी मीटर होते हैं उसमें डिफ्लेक्शन जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैं करंट डबल कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्केल ऑफ द डीसी मीटर इज लीनियर होती है। अब उसमें करंट डबल होते ही डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा। ये मैंने आपको आइडिया दिया है डीसी मीटर का। इसी तरह एसी कैसे मेजर करते हैं? अब बात करते हैं एसी मीटर की। मैं आपको कह चुका हूं, कुछ भी नहीं कहे तो एसी मीटर क्या मेजर करते हैं? एसी मीटर क्या मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू। एसी मीटर क्या मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू। चाहे एसी अमीटर है, चाहे एसी वोल्ट मीटर है, ये भी आरएमएस को मेजर करता है, ये भी आरएमएस को मेजर करता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो प्रिंसिपल है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि इन दोनों का प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसीलिए एसी अमीटर को नया नाम, लेटेस्ट नाम जो है वो है हॉट वायर अमीटर, और इसका नाम है हॉट वायर वोल्ट मीटर। हिंदी में कहते हैं तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर, और ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, चाहे अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो। और एसी मीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है वो हीट के प्रोपोर्शनल होता है, और हीट होती है आप लोगों को पता ही है IRMS का स्क्वायर R इंटू टी। तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो IRMS के प्रोपोर्शनल आएगा। मतलब क्या हुआ? मैं करंट को डबल कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा, करंट को ट्रिपल कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन 9 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्केल ऑफ एसी मीटर इज नॉन लीनियर। ये डिफरेंस हो गया। अब एसी सर्किट में कहीं पे ओनली अमीटर लिखा हुआ है तो आपको यही समझना है कि वो एसी अमीटर है या हॉट वायर अमीटर है, राइट। अब मैं कल वोल्टेज मेजर करना है मुझे, तो मैं ओनली वोल्ट मीटर लिखूं या एसी वोल्ट मीटर लिखूं या हॉट वायर अमीटर लिखूं, एक ही बात है। तो ये मैंने आपको बताया कि एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, एसी मीटर जो होते हैं, चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे अमीटर हो, आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं, और इनका प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उष्मीय प्रभाव। आइए स्टूडेंट्स, एक और एसी सर्किट का बहुत फंडामेंटल टॉपिक है जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे तक। उस टॉपिक का नाम है फेज एंड फेज डिफरेंस, कला एंड कलांतर। तो पहले हम समझते हैं
फेज क्या होता है? कला क्या होता है? क्या लिखेंगे? सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which gives information about value and direction, which gives information about value and direction of AC signal at any instant of time. क्या बोलोगे हिंदी में? कला एक ऐसी भौतिक राशि है जो प्रत्यावर्ती संकेत का किसी समय पर मान और दिशा के बारे में बताती है। जैसे x इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिखता हूं, x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां x की जगह वोल्टेज भी हो सकता है, x की जगह करंट भी हो सकता है। वोल्टेज है तो वोल्टेज की पीक वैल्यू हम v नॉट से लिखेंगे, करंट है तो I नॉट से लिखेंगे। बस ये मैंने कॉमन इक्वेशन लिख दी आपके। अब देखिए, ये जो साइन के आगे जो ओमेगा टी प्लस फाइव जो होता है, इसको बोलते हैं टोटल फेज। कई लोग इसको ओनली फेज बोल देते हैं, एक ही बात है। अब ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि x की वैल्यू क्या होगी। सपोज मैं इसकी वैल्यू लेता हूं 0, तो x की वैल्यू आएगी 0। सपोज मैं इसकी वैल्यू लेता हूं π/2, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस x नॉट। वैल्यू भी आई और प्लस माइनस का भी पता चल रहा है। सपोज मैं रखता हूं 3π/2, तो x की वैल्यू आएगी माइनस x नॉट। तो AC सिग्नल की वैल्यू क्या होगी किसी टाइम पे, ये हमको इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? इससे। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड साइन कॉस की फॉर्म में होता है एसी सिग्नल। स्टार्टिंग में मैंने बताया था साइनोसॉइडल होता है। तो साइन के आगे, कॉस के आगे जो भी लिखा होता है उसको बोलते हैं फेज। हम लोग जो मैथ्स के अंदर एंगल जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स में फेज बोल देते हैं। इसीलिए फेज की जो SI यूनिट होती है, वो होती है रेडियन। रेडियन। आप फेज को एंगल की तरह ट्रीट करें। साइन के आगे जो भी लिखा होगा, साइन थीटा मतलब वो एंगल है, दिस इज फेज। साइन के आगे जो भी लिखा होता है वो फेज होता है, राइट। अब अपन अगला पॉइंट समझते हैं, फेज डिफरेंस क्या है। जिसको डेल्टा फाई से लिखते हैं, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से लिखते हैं। फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ टू फेजेस। अब दो फेजेस कौन कौन सी? एक फेज ऑफ V, आप डरिए मत, फेज का मतलब एंगल, और फेज ऑफ I। भाई फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ टू फेजेस, दो कलाओं में अंतर। हिंदी में क्या लिखेंगे? दो कलाओं में अंतर। अब स्टूडेंट्स, हम एसी सर्किट में फेज डिफरेंस को दो स्टाइल में पढ़ सकते हैं। पहली स्टाइल कौन सी है? स्टाइल फर्स्ट। फेज ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू I। हिंदी में क्या बोलेंगे? V का
फेज डिफरेंस ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू i, v का i के सापेक्ष कलांतर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फेज डिफरेंस ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू i है ये, तो हम पहले क्या लिखेंगे, फेज ऑफ v माइनस फेज ऑफ i। फेज डिफरेंस ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू i, v का i के सापेक्ष कलांतर। मैं v को देख रहा हूं i के सापेक्ष के, v i से आगे एक पीछे ऐसे देख रहा हूं मैं, तो उस केस में हम फेज ऑफ v माइनस फेज ऑफ i करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात यहां ध्यान रखने की है, मैं आगे के जितने भी एसी सर्किट पढ़ाने वाला हूं सबको मैं स्टाइल फर्स्ट से पढ़ाऊंगा। हो सकता है किसी बुक में स्टाइल सेकंड से लिखा हुआ है, फर्क प्लस माइनस का आएगा। सपोज मैं इस स्टाइल से पढ़ा रहा हूं तो मेरा आंसर आया +π/2, और किसी बुक में या कोई टीचर स्टाइल सेकंड से पढ़ा रहा है तो आंसर आएगा -π/2, आएगा π/2 ही है, राइट। स्टाइल सेकंड स्टाइल क्या हो सकती है, फेज डिफरेंस ऑफ i विथ रेस्पेक्ट टू v, क्या बोलेंगे, i का v के सापेक्ष कलांतर। अब कई बुक में एसी सर्किट को ऐसे समझा रखा है, तो यहां पे डेल्टा फाई कैसे निकालेंगे, फेज ऑफ i माइनस फेज ऑफ v, बट बोथ आर करेक्ट। आप किसी से भी सॉल्व करो आपका आंसर सेम आएगा, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। मैं स्टाइल फर्स्ट से पढ़ा रहा हूं, और कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि आपको ऑप्शन +π/2 भी है -π/2 भी, ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ π/2 होगा, राइट। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक बार मैं वापस इसी क्वेश्चन से आपको दोनों टर्म समझाता हूं, फेज क्या होती है और फेज डिफरेंस क्या होती है। ध्यान रहे, मैं जो फेज डिफरेंस पढ़ाऊंगा वो फर्स्ट स्टाइल से पढ़ाऊंगा, फेज ऑफ v माइनस फेज ऑफ i। फेज क्या होता है, साइन कॉस के आगे जो भी लिखा होता है उसको बोलते हैं फेज। फेज क्या बताता है कि फेज की वैल्यू क्या होगी वो डिसाइड करेगी उसकी वैल्यू किसी टाइम पे क्या होगी। फेज मतलब एक तरह से एंगल है। मान लो कोई एसी सर्किट है, उसमें आपने सप्लाई वोल्टेज ये लगाया तो करंट ये बनी, इमेजिन करो ऐसी बनी करंट। सप्लाई अपने एसी जनरेटर कनेक्ट किया तो उसमें करंट ये बनी, तो पूछा है फेज डिफरेंस कितना होगा। अब मैं फेज डिफरेंस आपको स्टाइल फर्स्ट से पढ़ाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, फेज डिफरेंस निकालने की भी दो स्टाइल है। एक तो थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए आपको, कैसे देखो, v इक्वल्स टू v0 sin ω t, इसको तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। cos ω t को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैथ्स कहती है cos ω t को आप ऐसे लिख सकते हो sin ω t प्लस π/2। राइट। अब क्या करें, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैंने क्या तरीका सिखाया था, फेज ऑफ v माइनस फेज ऑफ i। ठीक है। अब देखिए फेज ऑफ v क्या आएगा, फेज ऑफ v क्या है, ओमेगा टी। फेज ऑफ i क्या है, ओमेगा टी प्लस π/2। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो ये आ गया -π/2। अब यह माइनस का मतलब क्या है, आपने फेज ऑफ v में से फेज ऑफ i माइनस किया है, इसका मतलब क्या है, अपन क्या बोलेंगे, v leads to i by π/2, या ऐसे भी बोल सकते हो i leads to v by π/2, मतलब v i से π/2 पीछे है, v i से π/2 पीछे है, v i से π/2
पीछे है। मैं अभी आपको पूरा फील करूंगा अच्छे से एकदम। पहले आप समझो कि फेज डिफरेंस कैसे निकालना है। फेज डिफरेंस निकालने का पहला तरीका, पर ये पहला तरीका आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये पता होना चाहिए कॉस को ये लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा। जनरली बायो वाले बच्चों को थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है, तो उनके लिए हमने एक तरीका और बना रखा है। तरीका नंबर 2 सीखिए। देखो कैसे, दूसरा तरीका सीखो कैसे। आपको क्या करना है, ये मान लो प्लस साइन की एक्सिस है, तो ये हो गई माइनस साइन की एक्सिस। ये हो गई प्लस कॉस की एक्सिस, और ये नीचे वाली हो गई माइनस कॉस की एक्सिस। अब देखिए वोल्टेज में क्या आ रहा है, प्लस साइन, तो इसका मतलब वोल्टेज ऐसे बनेगा। ये जो एरो बना है ना वोल्टेज का, इसको बोलते हैं फेजर। जैसे हम वेक्टर में जो एरो बनाते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, तो उसको अपन वेक्टर बोल देते हैं। एरो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर। इसी तरह एरो ऑफ वोल्टेज और करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो इनके एरो को हम वेक्टर तो बोल नहीं सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फेजर। ये जो एरो बनाया ना वी का, इसको बोलते हैं फेजर ऑफ वी। अब ये इधर ही क्यों बनाया, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, प्लस कॉस या माइनस कॉस, प्लस कॉस, तो आई का फेजर इधर आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो आप खुद देखिए आगे कौन चल रहा है, करंट आगे चल रही है। कितनी आगे चल रही है, वोल्टेज से π/2। आप खुद देखिए करंट वोल्टेज से कितनी आगे चल रही है, π/2 आगे चल रही है। तो मैंने आपको बोला ना, करंट वी आई से पीछे, या तो वी आई से पीछे, या करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे। दोनों बात सही है, पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं, फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई। हम v को देख रहे हैं, तो v के हिसाब से देखें तो i आगे चल रही है, v पीछे चल रही है, इसलिए मैंने लिख दिया v i से π/2 पीछे। देखो ये एक स्टाइल ये हो गई, दूसरी स्टाइल ये हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से फील करना चाहते हैं कि सर पीछे हैं आगे हैं, इसका क्या मतलब है। आप थोड़ा हमको समझाओ, तो मैं समझाता हूं। देखो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि साइन का कर्व ऐसा होता है, और v में साइन आ रहा है, ये v में, ये मैंने जो ये कर्व बनाया, ये सप्लाई वोल्टेज का, जो आपने एसी वोल्टेज अप्लाई किया उसका कर्व बनाया। करंट में कॉस आ रहा है और प्लस कॉस आ रहा है, तो प्लस कॉस का कर्व कहां से स्टार्ट होता है, यहां से, ये कॉस का कर्व। ये मैंने दोनों का एक साइकिल बनाया टी टाइम तक। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा फील करो ढंग से। देखो t बराबर 0 पे देखो, t बराबर 0 पे देखो, मैक्सिमम पहले कौन हो रहा है, मैक्सिमम पहले कौन हो रहा है, करंट पहले मैक्सिमम हो रही है, तो करंट आगे चल रही है। वोल्टेज मैक्सिमम कब हो रहा है, t/4 पे। ये देखो, क्योंकि आप लोग कई बार पढ़ चुके हो 2π = होता है t के। तो देखो t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम है और वोल्टेज 0 है। वोल्टेज कब मैक्सिमम हो रहा है, t/4 पर, मतलब करंट t/4 आगे चल रही है। t/4 बोलो या π/2 बोलो, बात एक ही है। आगे पीछे से मतलब ये है कि जो आगे है वो पहले मैक्सिमम हो जाएगा, और जो पीछे वो बाद में मैक्सिमम होगा। जो आगे है वो पहले 0 हो जाएगा, वो बाद में 0 होगा। ये मतलब होता है आगे का और पीछे का। जब भी फेज की बात होती है, आगे की इन पीछे की, तो आप समझ लो कि कोई बोले π/2 से आगे है, इसका मतलब वो एक पहले मैक्सिमम हो रहा है, एक बाद में मैक्सिमम हो रहा है। जैसे यहाँ पे कौन आगे है, वोल्टेज पीछे, करंट आगे, तो करंट पहले मैक्सिमम होगी। आप खुद देख लो, करंट तो t बराबर 0 पर ही मैक्सिमम होगी, वोल्टेज t/4 पे मैक्सिमम होगा, मतलब बाद में हो रहा है वोल्टेज, करंट पहले ही मैक्सिमम हो गई, जो आगे है वो पहले मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये था बेटा फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। और फेजर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं एरो बनाता हूं उसको फेजर बोलते हैं। इसी तरह के और सवाल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, v बराबर v0 sin ωt प्लस π/6, i बराबर i0 cos ωt प्लस π/3। आप इसको खुद सॉल्व करें। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो cos को साइन में बदल के सॉल्व करें, तब भी आंसर आ जाएगा। और नहीं
तो आप फेजर डायग्राम बना के सॉल्व करें, तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने प्लस माइनस में ऑप्शन दिए ही नहीं, सारे ही प्लस में है, तो आपका कोई भी एक चॉइस आएगी सॉल्व करने के बाद, वो आपको टिक करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके आंसर का जरूर वेट करूंगा कि इसमें आपका आंसर क्या है। ये आपका होमवर्क है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। आइए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब जेईई मेंस और नीट का पेपर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है तो इस तरीके के सवाल आते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, करंट की इक्वेशन दे रखी है और पूछा फाइंड आउट टाइम डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस। इस बार आपको फेज डिफरेंस नहीं पूछा है, टाइम डिफरेंस पूछा है। तो आप पहले फेज डिफरेंस तो निकालो। फेज डिफरेंस के लिए अब आप लोग फेजर डायग्राम यूज करो। V में क्या रहा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इधर होता है प्लस साइन, इधर होता है माइनस साइन, इधर होता है प्लस कॉस, इधर होता है माइनस कॉस। तो यहां क्या आ रहा है, कॉस प्लस कॉस आ रहा है, किसमें, V में, तो ये V का फेजर हो गया। इसमें क्या आ रहा है, साइन, यहां तक तो सेम है, प्लस पाई बाई 4 भी आ रहा है, तो प्लस पाई बाई 4 और प्लस का है, तो आप यहां से शुरू हो करंट की इक्वेशन में, करंट के फेजर में, और ये यहां पहुंच जाइए आप। अब आप कहोगे सर आपने करंट V का फेजर तो यहां बनाया, करंट का आपने यहां क्यों बनाया। देखो यहां पे ये पाई बाई 4 नहीं होता तो मैं यहां बनाता, पर ये प्लस पाई बाई 4 है तो ये हो गया पाई बाई 4। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, ये वाला हो गया फेज डिफरेंस V और I में। कितना फेज डिफरेंस हो गया, डेल्टा फाई निकालो, कितना है डेल्टा फाई। टोटल ये 90 होता है, 90 में से पाई बाई 4 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा वापस आपका पाई बाई 4। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 2 पाई जो होता है वो T के इक्विवेलेंट होता है, तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई होता तो T होता, अब पाई बाई 4 बनाना, इसको पाई बाई 4 बनाना तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, T बाई 8, राइट। अब T को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाई ओमेगा, और 8 तो पहले से है ही, T को लिख दिया। अब ओमेगा कितना है, ओमेगा T, ये ओमेगा T तो 100 पाई, तो ये आ गया 2 पाई, ओमेगा आ गया आपका 100 पाई इंटू 8, पाई पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 1/400 सेकेंड। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ये पाई बाई 4, तो इसको पाई बाई 4 बनाने के लिए हमने 8 से डिवाइड किया, तो ये T बाई 8, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई रख दी, सॉल्व कर दिया, पाई पाई कैंसिल, तो ये आ गया 1/400 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने AC के सेकंड वीडियो में RMS वैल्यू सीखी, AC को मेजर करने वाली डिवाइस के बारे में पढ़ा, सुना, और लास्ट सेक्शन में हमने सीखा फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, और फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स मेरी गारंटी है कि आपने मेरे AC के फर्स्ट 2 वीडियो ढंग से संभाल लिए, सीख लिए, तो आगे की AC तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। स्टूडेंट्स आप बहुत मन से मेरे ये वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, आपको AC से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। AC पर बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे जेईई का हो, जेईई एडवांस का हो, नीट का हो, एम्स का हो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग मन से देखें, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल को ज्वाइन करें। थैंक यू।